स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के अंदर दो टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं। एक तो नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशंस का मतलब है अगर डेडलॉक होना है तो ये चारों पॉइंट हमारे जो हैं फुलफ़िल होने चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेम्पशन एंड सर्कुलर वेट। इन चारों कंडीशंस के बारे में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। हमारा दूसरा कैरेक्टराइजेशन है रिसोर्स एलोग्रेशन ग्राफ। अब रिसोर्स एलोग्रेशन ग्राफ जो है वो अच्छे से बताएगा कि डेडलॉक कैसे होता है। अब मान लीजिए अगर प्रोसेस पी है, तो अगर हमारे पास पी को हम प्रोसेस से डिनोट करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को P1, P2 और P3 एंड सो ऑन Pn से हम लोग डिनोट करेंगे। इसी तरह हम लोग रिसोर्स को डिनोट करेंगे R से, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R1, R2 और Rm से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टेड एज हमें क्या बताता है कि अगर जैसे Pi जो है एज Rj की तरफ है, इसका मतलब प्रोसेस Pi ने रिक्वेस्ट किया है Rj के लिए, ये रिक्वेस्ट है। अगर प्रोसेस का एज किसी रिसोर्स की तरफ हो, इसका मतलब प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिसोर्स से कि क्या मैं उसको अपने प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अगर हमारा रिसोर्स फ्री होगा तब हमारा रिसोर्स इसको रिस्पॉन्स करेगा और जो है एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस के लिए। अगर ये फ्री नहीं होगा तो ये वेटिंग मोड में उस रिक्वेस्ट को डाल देगा। अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन है कि जब रिसोर्स का एज जो है डायरेक्टेड होता है प्रोसेस की तरफ, इसका मतलब ये आरजे रिसोर्स हमारा एलोकेट हो गया है Pi के लिए, मतलब जो रिसोर्स हमारा था वो अब हमारा उस प्रोसेस के लिए अलॉट हो गया है। अब इसमें हम लोग ग्राफ हमारे दो टाइप के होते हैं, साइक्लिक ग्राफ और नो साइक्लिक ग्राफ। जो साइक्लिक ग्राफ होते हैं उन्हीं ग्राफ्स में डेडलॉक हो सकता है, और जो साइक्लिक नहीं है, मतलब जो राउंड में नहीं है, जो फिर से वही प्रोसेस नहीं रिपीट कर रहे हैं, तो मतलब उसमें किसी भी तरह का डेडलॉक होने की कोई चांस नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा एज है, आर रिसोर्स हमारा प्रोसेस की तरफ एज है हमारा, इसका मतलब असाइनमेंट एज भी कहते हैं कि रिसोर्स हमारा असाइन हो गया है इस प्रोसेस को। अब इसमें हम लोग एक छोटी सी जो है प्रॉब्लम लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें जैसे प्रोसेस P है तो P के अंदर P1, P2, P3 तीन प्रोसेस हैं और रिसोर्स हमारे पास R1, R2, R3 हैं, और जो हमारा एज का डायरेक्शन है जो वो इस तरह दिया हुआ है कि प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट की है R1 के लिए। तो आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं। हमने तीन प्रोसेस बना दी यहाँ पे जो कि हमें ऊपर दिया हुआ है, और हमें जो चार रिसोर्स दिए हैं उन चार रिसोर्स को हमने बना दिया है। अब आइए एक एक एज को समझते हैं। सबसे पहले P1 ने रिक्वेस्ट किया है R1 को, मतलब P1 प्रोसेस ये है और उसने रिक्वेस्ट किया है R1 को, ये एज क्लियर हो गया। अब P2 एज ने रिक्वेस्ट किया है R3 के लिए। अब हमारा ये रहा प्रोसेस P2 जिसने रिक्वेस्ट किया है R3 के लिए, ये भी क्लियर हो गया। अब R1 ने रिस्पॉन्स किया है R2 को, मतलब R1 रिसोर्स है, इसने ओके कर दिया है R2 को कि ये हमें ले सकता है अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और R2 ने रिस्पॉन्स किया है P1 को, मतलब R2 हमारा ये रहा, उसने P1 को रिस्पॉन्स कर दिया। ये देखिए डायरेक्टेड एज से हमें सीधा क्लियर हो रहा है कि क्या चीज़ किसको फॉलो कर रही है। अब इसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि R2 एज ने P1 को कर दिया है और R3 रिसोर्स ने हमारा P3 को अलॉट कर लिया है, मतलब R3 जो हमारा रिसोर्स है वो P3 प्रोसेस के लिए अलॉट हो गया। ये R3 रहा और ये P2 रहा। तो इस तरह हम ये ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं।